हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिट चैट विद कुरत। हम लोग आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो कि मैरी क्यूरी पे पीएचडी कर रहे हैं नेदरलैंड से, टीयू डेल्फ्ट। और वो पहले इरास्मस फेलो भी रह चुके हैं, तो हम उनसे उसके बारे में भी जानेंगे। तो please welcome Sir Zishan. Thank you very much, Zishan, for joining in and for saying yes to host this session. Thank you very much. Thank you very much, Korat, for inviting me. It's my pleasure. और इंशाल्लाह देखते हैं आज कैसा जाता है सेशन। नहीं इंशाल्लाह we'll try to learn आपसे आपकी लाइफ के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगी। एक बड़ा क्लीशे सा क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ, बट उससे हमें ये पता चलता है कि जो हम बचपन से सोच रहे होते हैं और अभी तक वो चीजें सेम रही हैं या नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपसे जब एज ए किड कोई पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप डॉक्टर इंजीनियर कहते थे या कुछ और था माइंड? वैसे तो मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन जब ये आईसेट खराब हो गई तो उसकी वजह से वो परस्यू नहीं हो सका। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होती गई ड्रीम, और फिर मैं इंजीनियरिंग में ही मेरा इंटरेस्ट था और मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था। और लेकिन फिर एफएससी में अनफॉर्चुनेटली इतने मार्क्स नहीं आए। यूईटी में दाखिला होता है या कहीं इधर उधर, तो पीयू में हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है पीयू के थर्ड ईयर में जो है मुझे एक थोड़ा सा क्यूरोसिटी ड्रिवन इंटरेस्ट पैदा हुआ सोलर एनर्जी पे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी बहुत था। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्स, इतना बड़ा अल्लाह ने दिया हुआ है सूरज की सूरत में, तो वो हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने जो है अपना रिसर्च फील्ड जो थी, मैं कहूँगा कि वो मेरी ड्रीम थी, तो फिर उसको मैंने वहाँ से परस्यू करना शुरू किया, सोलर एनर्जी को, और अभी तक मैं उसी में लगा हुआ हूँ। तो ये ये किस अम्ब्रेला के अंदर आता है, अगर हम इंजीनियरिंग के अंदर कहें इसको? इंजीनियरिंग के अंदर ये मटेरियल्स का कह लें, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ब्रॉडर टर्म्स में ये इसके अंदर ही आता है। और मेरा बैचलर्स भी बेसिकली मटेरियल्स से रिलेटेड ही था, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ओके, दैट्स नाइस। तो जिशान, आप जैसे, अब मुझे चूंकि आपकी फील्ड का आइडिया नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन यूजुअली ये होता है कि अगर आप बैचलर्स के बाद मोस्टली लोग इंडस्ट्री को परस्यू करते हैं और फिर इंडस्ट्रियल पोजीशन के दौरान ही उनको प्रमोशंस या स्टफ लाइक दैट, उसकी वजह से वो मास्टर्स की तरफ मूव करते हैं। तो आप जो है हायर स्टडीज की तरफ, आप स्टडीज के लिए आना चाहते थे, कोई और मोटिवेशन थी, या किस चीज ने आपको पुश किया कि नहीं मुझे मास्टर्स और पीएचडी की साइड पे जाना है? क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी थी कि वो उसमें बहुत एक हाई कैपिटल इन्वॉल्व था, तो उसमें इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, कंपटीशन बहुत हाई था, और जॉब मार्केट के बहुत बुरे हालात थे उस वक्त जब हम ग्रेजुएट हुए 2015 में। तो यही एक ऑप्शन थी कि बाहर निकला जाए पाकिस्तान से और एमएस की तरफ देखा जाए। और दूसरी बात, हायर स्टडीज़ को परस्यू करने की एक वजह ये भी थी कि मेरा मिजाज नहीं था। फॉर एग्जांपल बहुत हार्डकोर जॉब्स थी, जो भी इंडस्ट्री की जॉब्स थी, 10-10 घंटे की शिफ्ट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग फर्नेस के साइड पे खड़ा होना और ये वो। तो मुझे उस तरह की आदत नहीं थी, ना मैंने उस तरह का परसीव किया था कि मैं इस तरह की कभी जॉब करूँगा। तो उस वजह से फिर मेरा कभी इंटरेस्ट इस तरह डेवलप नहीं हुआ कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है। तो फिर इस वजह से बाहर रिसर्च की तरफ, और जो चौथा साल था हमारा इंजीनियरिंग का, उसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो उसमें रिसर्च करने में काफ़ी मज़ा आना शुरू हो गया था। तो फिर वो भी एक ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेटिंग फैक्टर बना मेरा एमएस की तरफ जाने के लिए। तो फिर फाइनली मेरे ख्याल से अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो फिर मास्टर्स के लिए मैं निकल गया। एग्जैक्टली। सो चूंकि आप इरास्मस फेलो भी रह चुके हैं, तो टेक्निकली तो हम बहुत सुनते रहते हैं इरास्मस के बारे में, बट वैसे आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें जो
लाइक सॉफ्ट स्किल्स आपने जो लर्न की, या अगर आपने एंजॉय किया तो क्या आपको, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए आते हैं लेकिन एरास्मस इज अ बिट डिफरेंट, तो उसमें आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्टडिंग इन डिफरेंट countries. How was the experience? What were the challenges? अगर एक वर्ड में मैं मतलब डिस्क्राइब करूँ तो इट वाज अमेजिंग। मतलब कि जो इरास्मस का एक्सपीरियंस था मेरे ख्याल से वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से जिस तरह हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपना मैरी क्यूरी का, ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस होता है, तो इस पे तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इरास्मस का बेसिकली मुझे पता चला था 2015 में, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था। तो वकार बेग सर वकार बेग की स्कॉलरशिप नेटवर्क में मैंने एक पोस्ट देखी थी, वीडियो थी। तो लेकिन उधर से मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरा किधर होगा इसमें एरास्मस में, और मुझे तो ये छोड़ देना चाहिए सोच। तो हमने चाइना में अप्लाई किया, तो हमारी चाइना में हो गई सिलेक्शन, तो हम चाइना चले गए 2016 में। तो वहां पे जाकर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये चाइनीज में स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पे फिर सोचा कि चलो एरास्मस की ट्राई करते हैं। तो इरास्मस के लिए ट्राई किया, और फिर लकीली खुदा का ऐसा करना हुआ कि इरास्मस में सिलेक्शन हो गई। तो फिर 2017 में इवेंचुअली मैं इरास्मस के लिए गया, और जो प्रोग्राम था वो बहुत इंटेंसिव था स्टडी के लिहाज से। कंसोर्शियम काफ़ी बड़ा था, कंट्रीज काफ़ी अच्छी इन्वॉल्व थी, यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी इन्वॉल्व थी, और कोर्स बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म का था। उसके उसका अम्ब्रेला बहुत बड़ा था, बहुत सी फील्ड उसमें थी, और जो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर था वो बहुत इंटेंसिव था। तो एक चीज़ जो मैंने इरास्मस के प्रोग्राम्स में देखी है कि वो एक बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म के होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो आपको पुश करते हैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ नया सीखने के लिए। Not only in your technical field or scientific field in which you are pursuing your whatever interest you have, बल्कि और आपके सॉफ्ट स्किल्स भी, कि मतलब आपने अपने आइडियाज को किस तरह पोर्ट्रे करना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप करना है, आपने आर्गुमेंट किस तरह करना है, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके मेरे बहुत वहाँ से डेवलप हुए। क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करना है, क्वेश्चंस को किस तरह काउंटर करना है, क्वेश्चंस पूछने किस तरह हैं, ये वाले स्किल्स जो हैं मेरे ख्याल से, ये जो सारे स्किल्स आए हैं ये इरास्मस में के थ्रू ही आए हैं। और इरास्मस के थ्रू किस तरह आए हैं? प्रेजेंटेशंस के थ्रू आए हैं, लैब रिपोर्ट, डिस्कशंस, सिंपोजियम, समर स्कूल था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। समर स्कूल में हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप करना था जो कि एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था। तो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट को एक मार्केटिंग की भी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। तो इट वाज़ अ कंप्लीट होल पैकेज। तो मेरे मेरे ख्याल से ये इरास्मस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को एक पूरी तरह से निखार देता है। नॉट ओनली इन योर साइंटिफिक फील्ड, बट अपार्ट फ्रॉम योर साइंटिफिक फील्ड, वो आपके जो अदर जो एरियाज़ हैं, उनको भी कवर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होती है, आपकी ग्रूमिंग किस तरह हो रही है, आपने डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ रहना किस तरह है, टीम बिल्डिंग किस तरह है, ग्रुप में किस तरह रहना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मेरी पर्सनैलिटी में एटलीस्ट इरास्मस की वजह से ही आई हैं। जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि जब मैं 2017 के शुरू में आया था और जब मैं ग्रेजुएट होकर 2019 में निकला हूँ, तो मैंने बहुत इम्प्रूव किया अपने टेक्निकल स्किल्स में भी, अपने सॉफ्ट स्किल्स में भी, प्रेजेंटेशन में, स्पोकन में। तो ये मेरे ख्याल से एक पूरी होल एक टोटल जर्नी है जो आपने कंप्लीट करनी होती है 2 साल। नो डाउट ये बहुत टफ भी होता है। एट टाइम्स आपको लगेगा आप यू विल बी कंप्लीटली ब्रोकन, लेकिन ये है कि आपने अगर कुछ नया सीखना है और कुछ करना है तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से हम सभी निकले हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक मुझे जो इरास्मस की सबसे चैलेंजिंग चीज लगती है, एट द सेम टाइम उसी से आप लर्न कर रहे होते हैं, वो ये कि आपने बहुत थोड़े थोड़े अरसे आपने डिफरेंट कंट्रीज में गुजारने होते हैं, एंड दे स्पीक टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उसमें वो क्या आपके लिए काफी चैलेंजिंग था, या लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको बस बेसिक लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है? तो कैसा उसका लैंग्वेज के बारे में बताएं। डिपेंड करता है आप कंट्री कौन सी कंट्री आपकी मोबिलिटी में है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, या इधर फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स हो जिधर इंग्लिश वाइडली स्पोकन है और बोली जाती है, मतलब कि और अंडरस्टैंड भी लोग करते हैं। लेकिन मेरी फ्रांस थी, फ्रांस में इंग्लिश मतलब इतनी कोई आम लैंग्वेज नहीं है, लोग इतना इजीली बोलते नहीं है, समझते नहीं है, उनको इतनी पसंद नहीं है इंग्लिश की आप
जाते साथ ही इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएँ। तो उसमें मुझे थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी आपको प्रॉब्लम होती है अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक फुल फ्लेज कोर्स करें, मतलब आपका कोर्स तो होगा लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4 महीने का एक सेमेस्टर है, अगर आपका 1 सेमेस्टर की मोबिलिटी है, तो आप 4 महीने में एक्सपर्ट बन जाएँ लैंग्वेज के। तो ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं प्रोग्राम के थ्रू ही, कि आपके जो सारे काम हैं वो ऑलमोस्ट आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, लोकली जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका कर देता है। तो आपके जो डे टू डे के अफेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट में, वो मैनेज हो जाते हैं, उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो दूसरी कंट्री थी, पोर्टुगल में इंग्लिश काफ़ी हद तक बोली जाती है। तो उसमें इतना मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन अगर एक जनरली तौर पे देखें तो आपकी बात सही है कि एक 4 महीने का सेमेस्टर है, उसमें एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यही एक फिर इरास्मस की एक उसे कह लें यूनिक चीज़ है, जिसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज़ घूमने का मौका मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, डिफरेंट एकेडमिक कल्चर्स को देखने का मौका मिलता है कि उनका एकेडमिक कल्चर क्या है, टीचर्स की सोच क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से ओवरऑल एक मैनेज हो जाता है ये। और हुँ। जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, तो आप फिर सारे काम ग्रुप में करते हैं, आपके साथ आपके कॉलीग्स भी होते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है, एज़ सच इतनी कोई बड़ी डील नहीं होती। ओके, राइट। सो बिकॉज़ ये वो एकदम डॉन्टिंग सा भी लग रहा होता है कि हुँ, मतलब इतनी जल्दी लैंग्वेज सीखना, और स्पेशली काफ़ी लोगों से मेरी बात जब होती है तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि यूरोप की तमाम कंट्रीज़ में डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं। मोस्टली लोग चूँकि इंग्लैंड को देख के ही सोच रहे होते हैं कि अंग्रेज़ी बोली जाती है, बट ये जो दूसरी हुँ। कंट्रीज़ हैं इनमें ये एक बड़ा इश्यू होता है। अच्छा, तो रासमस का तो लाइक एक मतलब कह लें कि डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस था। जब आप पीएचडी के लिए आ रहे थे, तो तब आपको ऑब्वियसली आपके पास एक मास्टर्स का एक्सपीरियंस था, डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपीरियंस था। तो मुझे उस वक़्त अपना थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस बताएँ कि आप लाइक स्पेसिफिकली देख रहे थे कि जो है नीदरलैंड्स के लिए पीएचडी की पोज़ीशंस, या फिर आप ओपन थे कि किसी भी जगह पे मिल जाए? और अगर नीदरलैंड्स को स्पेसिफिकली देख रहे थे तो उसकी क्या रीज़न थी? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं ओपन था, मैंने किसी भी कंट्रीज़ को एज़ सच सिलेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट को मैं देखता था और दूसरा मैं देखता था कि यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग क्या है और क्या सीन है, और फिर प्रोफ़ेसर या रिसर्च ग्रुप क्या है। तो इन्हीं चीज़ों पे मेरा डिसीज़न डिपेंड करता था, मैं एज़ सच नीदरलैंड्स पे फ़ोकस नहीं कर रहा था। लेकिन मास्टर्स एक्सपीरियंस की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई, पहले तो एप्लीकेशन प्रोसेस में, और फिर मैं उस तरह का डरा हुआ नहीं था, या फिर मुझे पता थी चीज़ें कि यार मेरे साथ एक नई कंट्री में जाके क्या-क्या हो सकता है। तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर था, जो कि मैंने सारी चीज़ें फ्रांस या पोर्टुगल में पहले फेस की हुई थी, और मुझे पता था कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या मिसहैप हो सकते हैं। तो घबराना नहीं है, और ये वो सारी चीज़ें जो हैं मैंने पहले से सोची हुई थी। तो वो मास्टर्स एक्सपीरियंस की वजह से मुझे बहुत उसकी वजह से हेल्प हुई। और फिर जब मैं इधर आके सेटल डाउन होने में भी मुझे इतना टाइम नहीं लगा, बोथ लॉजिस्टिकली भी, मतलब इधर के कल्चर में एडजस्ट होने के लिए, इधर के जो ऑफ़िस कल्चर है उसमें एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक काम कर रहे थे, आपने इंटर्नशिप की थी वेस्टर्न यूरोप में, तो आपको सारी चीज़ों का पता है, इक्विपमेंट का पता है। तो उस लिहाज से मेरी जो ट्रांज़िशन थी वो काफ़ी जल्दी हो गई थी नीदरलैंड्स में। हुँ, 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 हुँ। राइट, सो अभी लाइक लिविंग इन नीदरलैंड्स, तो डेल्फ्ट आई थिंक एम्स्टर्डम से करीब ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कितना दूर है? डेल्फ्ट, जी, डेल्फ्ट साउथ में है, मतलब के नीदरलैंड्स के, तो इतना दूर नहीं है। इन किलोमीटर्स तो अराउंड 70 टू 80 किलोमीटर्स होगा। और ओके। नीदरलैंड्स इटसेल्फ काफ़ी छोटा मुल्क है, हुँ, तो हुँ। जो एम्स्टर्डम हो गया, डेल्फ्ट इतना बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन डेल्फ्ट मशहूर है बिकॉज़ ऑफ इट्स यूनिवर्सिटी। और ये स्टूडेंट सिटी एक तरह से कहलाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं, और रॉटरडैम है, हेग है, तो ये डेल्फ्ट जो है बहुत क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में है। एम्स्टर्डम हो गया, हेग हो गया और रॉटरडैम हो गया, जो तीनों बड़े सिटीज़ हैं नीदरलैंड्स के।
तो नेदरलैंड्स में, और सवाल क्या था सॉरी? मेरा ये था कि नेदरलैंड्स सॉरी एम्स्टर्डम और डेल्फ्ट में कितना वो है डिस्टेंस। तो वैसे जनरली नेदरलैंड्स की हम बात करेंगे या डेल्फ्ट की बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रहते हुए कि यहाँ पे कल्चर कैसा है, आपको इजीली लाइक हलाल चीज़ों की स्पेशली अगर हम बात करें तो वो एक्सेस है। और फॉर इंस्टेंस अगर आपने एम्स्टर्डम, क्योंकि आई सपोज एयरपोर्ट एम्स्टर्डम वाला ही आप लोग यूज करते होंगे, तो ट्रांसपोर्ट और ये तमाम चीजें लाइक जनरली वेदर कैसा है डेल्फ्ट का, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैंने जैसे पहले कहा कि डेल्फ्ट एक बहुत छोटा सा सिटी है और इधर स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, मतलब मेजर जो प्रोपोर्शन है लिविंग पॉपुलेशन का वो स्टूडेंट ही है। और हलाल चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं, टर्किश शॉप्स इधर काफी बड़ी तादाद में है, मस्जिद हैं, और आपको हलाल शॉप्स मतलब इटसेल्फ मतलब रेस्टोरेंट के टाइप में ही मिल जाती हैं, और दूसरे जो बुचरिंग शॉप हो गई और इस तरह की शॉप्स हो गई उससे भी मिल जाती है हर चीज। पाकिस्तानी शॉप्स मतलब इंडियन शॉप्स भी इधर हैं, और हर चीज इधर इजीली अवेलेबल है। और दूसरा जो इधर ट्रांसपोर्ट है, अगर आपने एयरपोर्ट से आना है तो डायरेक्ट ट्रेन मतलब दिन में चलती हैं, और मतलब डेल्फ्ट से अगर आपने एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट जाना है तो वो आपको अराउंड 1.5 आवर के करीब लगेगा। और एम्स्टर्डम अगर सेंट्रल जाना है वो भी इस तरह ही है, 3-4 जगहें हैं एम्स्टर्डम की जहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो वो आपको डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो ट्रेन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बसेस भी चलती हैं, ट्रेन्स भी हैं, ट्रैम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली पीपल जो है लोग जो है अगर आपका शॉर्टर डिस्टेंस हो तो वो साइकिल को, बाइक को मतलब के प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। अच्छा, चूंकि हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट रहा है कि इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं पीएचडी के लिए आई और फिर वो कोविड स्टार्ट हो गया। सो आपके पास चूंकि आप पहले भी रह चुके थे, लेकिन स्टिल एक जब कोविड का पीरियड आया तो इट वाज अ बिट लाइक सब लोग घर में बंद और वो सारा कुछ, तो उस टाइम पे लाइक काफी लोगों ने लोनलीनेस और इन चीजों को भी फेस किया। तो हाउ वुड यू कोप विद दोस, लाइक आप क्या करते होते थे, क्या रूटीन होती थी, कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने काफी सफर किया क्योंकि मैं अक्टूबर 2020 में आया था और फिर इधर दोबारा एक सेकेंड वेव आ गई थी बड़ी शदीद नेदरलैंड्स में कोविड की। तो नवंबर से लॉकडाउन लग गया था, और इवन के जो भी दिसंबर की छुट्टियां थी, मतलब के आखिरी वीक जो है होता वो सारा अमूमन सारे छुट्टियां ही होती हैं, उसमें लॉकडाउन भी था, कर्फ्यू भी था, तो आप बाहर नहीं निकल सकते थे रात को। तो वो काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन थी, और मेरे इतने कोई दोस्त भी नहीं बने थे। वैसे भी मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं इतना मिलना जुलना पसंद भी नहीं करता। तो वो फिर काफी सफर मैंने किया था, लेकिन ये है कि आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट रखें, एटलीस्ट आप डिनर उनके साथ कर सकते हैं वेबकैम ऑन करके, मतलब जूम पे, या फिर आप ऑनलाइन कोई एक्टिविटी देखें, बुक पढ़ सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज ही करके मैंने वो टाइम गुजारा था, लेकिन इटसेल्फ वो काफी पेनफुल और काफी स्ट्रेसफुल टाइम था, नो डाउट। अच्छा, दिशान, यहाँ पे हम एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा इस चीज को, इस टर्म को मार्केट होते देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट ये एक लेजीनेस के तौर पे हम इस टर्म को यूज करते हैं। बट यहाँ आके आई वॉज अमेज्ड टू सी कि अगर आप छुट्टियां नहीं ले रहे तो आपके सुपरवाइजर्स आपको स्पेशली कहेंगे कि आपने ऑफ नहीं लिया। तो ऑब्वियसली एक तो यही है कि हम ऑफ लेते हैं और फिर छुट्टियों पे चले जाते हैं, लेकिन जनरली जो आपकी डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे अपना लाइक टाइम मैनेज करते हैं, लाइक क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, या आप बस सारा टाइम काम करते रहते हैं और पेपर्स पब्लिश करते रहते मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइम चल रहा है आपके ऊपर। कभी वर्कलोड काफी ज्यादा होता है तो आपको मैनेज करना होता है, लेकिन मैंने जो हिसाब लगाया है वो यहाँ पे जो भी पीएचडी है वो एज ए जॉब ही कंसिडर होती है, तो आपकी फिक्स टाइमिंग है 9 to 5, या जो भी आपने अपनी मर्जी या फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से रखनी है। इवन कि आप हफ्ते में एक दिन ऑफ भी कर सकते हैं।
तो वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी अपनी है वो 9 टू 5 ही होती है और उसके बाद मैं प्रेफ़र करता हूँ थोड़ी-सी वॉक के लिए, क्योंकि वॉक मेरे ख़्याल से आपको अगर मौसम अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपका ज़हन खुलता है और आपका जो भी स्ट्रेस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका काम पे आपके रिसर्च वर्क में अच्छा नहीं जा रहा दिन या अच्छा नहीं जा रहा टाइम, तो आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक फ्रेश एयर में निकलते हैं, सिटी सेंटर में जाते हैं, किसी पार्क में किसी बेंच पे बैठते हैं, तो मेरे ख़्याल से 40 मिनट से 1 आवर तक मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि वॉक ज़रूरी हो, या फिर मैं कोशिश करता हूँ जब मैं काम से वापस आ रहा हूँ 5 बजे के बाद, तो मैं वॉक करता हुआ घर की तरफ आ जाऊँ। तो हुँ, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर वापस आके आप अपना रिलैक्स करते हैं, घर का काम अगर कुछ होता है तो वो करता हूँ। नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, घर बात की और फिर अगर कोई काम करना हो तो कर कर लिया, वरना फिर सो जाता। और वीकेंड्स जो है वो आप कंप्लीटली ऑफ रखते हैं या फिर? हाँ, हुँ, वीकेंड्स तो मैंने अभी तक तो कोई नहीं लगाया। मेरे ख़्याल से संडे को तो हमारी लैब बंद होती है, फ्राइडे को मेरे ख़्याल से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन यहाँ पे एज़ सच मेरे ख़्याल से मैंने अभी तक नहीं देखा। मेबी आपको ज़रूरत पड़े जब आप अपने एंडिंग ईयर में हो, तब आपके ऊपर अगर ज़्यादा काम का प्रेशर है तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने यूजुअली तौर पे एक जनरल ट्रेंड यहाँ पे कोई नहीं है कि आप 5 बजे के बाद काम करें और हुँ। मैक्सिमम 6 बजे या 6 बजे के बाद नहीं काम करें और आप वीकेंड्स पे लैब में काम करें या ऑफ़िस आएँ, यहाँ पे एज़ सच कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो हुँ। वीकेंड आपका अपना है, आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, एन्जॉयमेंट करें या जो भी आपने करना है, रिलैक्स करना है, घर का काम करना है, जो भी करना है वो करें। यानी वीकेंड ऑन और मतलब वर्किंग वीकेंड आफ्टर ऑफ द या वर्किंग आवर्स ये जो है इस चीज़ को एनकरेज नहीं यहाँ पे किया जाता। यस, 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 ये डेफ़िनेटली यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं एनकरेज किया जाता और वो यही कहते हैं कि आप इस तरह की प्रोडक्टिविटी लाएँ कि आपका काम जो है विदिन स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो ओवर हो जाए, खत्म हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन एक चीज़ मुझे आई नो कि ऑब्वियसली आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, एक लड़की अगर यहाँ पे काम कर रही है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि स्पेशली जब पाकिस्तान से लड़कियां मूव होना चाहती हैं यूरोप तो एक ज़्यादा हिंड्रेंस होती है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वर्क एनवायरनमेंट के लिहाज से और जनरली जो यूरोप का एनवायरनमेंट हमें पोर्ट्रे किया जाता है पाकिस्तान में उस हवाले से आपके ख्याल में आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ मतलब सही है हिंड्रेंस इतनी लाना, ये चीज़ मतलब यहाँ पे आके लड़कियों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है या आसानी है? हाउ डू यू टेक दिस थिंग? मेरे ख़्याल से तो यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तानी लड़कियों या जो भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, यहाँ पे काम करना पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा आसान है मेरे ख़्याल से। क्योंकि यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, यहाँ पे सबकी इक्वल इज़्ज़त है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और कास्ट और कलर जो भी व्हाटएवर यू हैव। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से मैंने आज तक तो कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी, या अगर वो लड़की है तो उसको कोई दबाने की कोशिश की हो या कुछ इस तरह का, या किसी लड़की ने कोई वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की हो, तो मैंने आज तक ये एज़ सच कोई नहीं देखा। इधर सबको तहम्मुल से सुनना होता है। आप अगर अपनी बात सुना रहे हैं तो फिर आपको सुनना भी होता है। तो मेरे ख़्याल से ये हैंड इन हैंड चलेगा कि लड़कियों को ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे उन्हें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी या किसी किस्म का रूड बिहेवियर होगा, या पाकिस्तान में जो वो फेस करती रही हैं वो उस किस्म का बिहेवियर यहाँ पे उन्हें फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मैंने देखा है जिसमें लड़कियों को इनफैक्ट एप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली कुछ फील्ड्स में। जिस तरह मेरी फील्ड्स है केमिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें इतनी लड़कियाँ नहीं आना चाहती या नहीं अनफॉर्चुनेटली वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती टिल पीएचडी, तो उनको काफ़ी एनकरेज किया जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो यहाँ पे लड़कियों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कों के, क्योंकि वो भी इनकी भी प्रेफ़रेंस है कि जो भी लीस्ट डेवलप या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं,
वहाँ वहाँ से अगर वुमेन आ रही हैं तो उनको ज़्यादा इनकरेज करते हैं, ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, ज़्यादा उनको प्रोपेल करते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, जिस भी फ़ील्ड में वो अप्लाई करना चाहती हैं यूरोप के लिए। सो कल्चरली अगर आप बात करें कि लाइक एक स्पेसिफिक हमारे माइंड में एक इमेज है कि यहाँ पे यूरोप में लाइक बहुत ओपन माहौल है। अगर मैं लाइक इन अल्फाज में बात करूँ, पेरेंट्स को स्पेशली होता है। सो आपको जब आप आए मास्टर्स के लिए फील हुआ कल्चरल शॉक? उसको आपने लाइक वो कल्चरल शॉक इस फॉर्म में भी हो सकता है कि जनरली आप बाहर कोई इन्वायरमेंट ऐसा देखें, लेकिन जनरली वो जैसे अमार से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि छोटी छोटी चीजों में, फॉर एग्जांपल हम खाने में पिज्जे के ऊपर हमें केचप डाल के खाने की आदत है, इनको नहीं है। सो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं कि कल्चरली आपको कुछ चीज एकदम से डिफरेंट लगी हो अपने हिसाब से? कल्चरल शॉक तो आपको ज़रूर लगता है डेफ़िनेटली। आप अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे आप इतने साल से पले-बड़े हैं, तो आपको लगता है कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरी लगेंगी, ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरे ख़्याल से वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं कि जो आप उनके कल्चर में चीज़ें लेके आ रहे हैं या जो आप उनकी कंट्री में एक अपना कल्चर लेके आ रहे हैं, तो इसी तरह आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जो उनका कल्चर है। और दूसरी बात ये कि जो भी उनके कल्चर में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेहूदगी है, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ़ में करते हैं, वो आपके ऊपर इम्पोज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ड्रिंक करते हैं, तो वो आपको कभी फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप भी ड्रिंक करें। आप उनके साथ बैठें, अगर आपने बैठना है, नहीं बैठेंगे, तो वो आपको कभी कोई जज नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा है, या आपसे वो ताल्लुक तोड़ देंगे कि ये पीता नहीं है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह का कोई कभी फ़ेस नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आप जब आते हैं यूरोप में किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आपको कल्चर शॉक ज़रूर लगता है। लेकिन आप मेरे ख़्याल से आहिस्ता-आहिस्ता उस कल्चर में जितना ढल सकते हैं, जितनी आपकी टेंडेंसी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ढलने की आप उतनी कोशिश करें और अपनी आप एक बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर लें कि इस बाउंड्री से मैंने बाहर नहीं जाना। मेरे ख़्याल से वो हर एक की अपनी डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो आप डिफाइन कर लें। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी चीज़ फ़र्क लगेगी पाकिस्तान में या यहाँ पे कि आप जिस तरह लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। लाइफ़ आपकी उसी तरह गुज़रेगी जिस तरह आप अपने घर में लाइफ़ गुज़ार रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। लेकिन मतलब आपके ये कहने का मतलब है कि एक्सेप्टिंग है जो भी आपकी बाउंड्रीज जी, हैं, जी, जी। कोई उनको वो नहीं उनको करनी। एज़ सच राइट, राइट। सो ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान से अपना बैचलर्स किया है, मास्टर्स का आपको पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जनरली बहुत सारे एजुकेशन के मामले में डिफरेंसेस हैं। अगर हम देखें द वे सुपरवाइजर्स बिहेव, एवरीथिंग, कॉलीग्स, लैबमेट्स। तो आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज जो कि हम लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत सारे, वो पाकिस्तान में हमें सुन रहे होंगे, सो like being a colleague, being a lab mate, क्या ऐसी चीज आप कोई सजेस्ट करेंगे जो कि एक वर्क इन्वायरमेंट को आपको लगता है बेहतर बना सकती है, जो कि आपने यहाँ से लर्न किया? मेरे ख्याल से हार्मनी विद इन योर ग्रुप कि एक-दूसरे को सपोर्ट करना, एक-दूसरे की हेल्प करना, एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना। ये तो अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी लाज़मी चीज़ है कि आपका एक जो ग्रुप का कल्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत होती है, खींचातानी बहुत होती है, पॉलिटिक्स बहुत होती है। यहाँ पे मैंने अभी तक तो एज़ सच नहीं देखी। शायद बड़े लेवल पे कोई पॉलिटिक्स हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो पॉलिटिक्स आपका जो रिसर्च है या आपकी जो स्टडी है या जो भी कोर्सेज़ हैं उनको अफ़ेक्ट कर रही हो। पाकिस्तान में ये मैंने बहुत देखा है कि जो पॉलिटिक्स है वो आपके पूरे डिपार्टमेंट को गंदा कर देती है, पूरे डिपार्टमेंट का निज़ाम फ़ारिग हो जाता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है कि आप जो है, जो आपका जो कल्चर है, जो रिसर्च कल्चर है, जो एकेडमिक कल्चर है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में स्टूडेंट को कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती। बैचलर के स्टूडेंट को कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती, मास्टर के स्टूडेंट को कोई इज़्ज़त नहीं जाती, उसकी कोई सुनता नहीं है। जबकि यहाँ पे मैंने देखा है कि टीयू डेल्फ्ट हो गया, जिस तरह की एक अच्छी अ, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एसोसिएशंस बनी हुई हैं।
वो एसोसिएशंस डिसीजन मेकिंग का भी हिस्सा होती हैं कि अगर आपने कोई नया कोर्स डिज़ाइन करना है, कोई नया आपने ऑल टुगेदर ट्रैक डिज़ाइन करना है, तो उसमें स्टूडेंट एसोसिएशंस की इनपुट होती है। हर जगह काउंसिल्स बनी हुई हैं और स्टूडेंट्स को एक इंटेग्रल पार्ट कंसिडर किया गया है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का है, या ये हमारे लैब का, ये हमारी रिसर्च का इंटेग्रल पार्ट है, और इन्हीं को देखते हुए स्टूडेंट सेंट्रिक सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं कि इनको किस तरह हम फैसिलिटेट करें। जबकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इसका उल्टा होता है कि वो प्रोफेसर्स को देख के सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, या जो भी हेड को देख के सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स की कोई इनपुट नहीं होती, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, कोई फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है, सारे फैसले बस थोपने की कोशिश होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो अभी तक सीखा है वो जितना भी मैंने बाहर टाइम गुजारा है वो अभी तक सिर्फ यही सीखा है कि पाकिस्तान में एक तो आपकी गर्दन में सरिया होता है अगर आप किसी सीट पे हो, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं है, कोई कोलैबोरेट नहीं करता, और स्टूडेंट को कोई आज़ादी नहीं है, इंडिपेंडेंट वो कुछ सोच नहीं सकता, कोई रिसर्च आइडियाज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है और डिफरेंस देखा है पाकिस्तान और इधर यूरोप में। अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे ना फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई वाइवा है या कुछ है तो ऐसा फील होता है कि आपसे सवाल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप जवाब ना दे सकें, और मतलब। या आपको बेइज्जत क्या करें कि हम्म वो मतलब इस नियत से सवाल हो रहा होता है कि मेरे ख्याल से कि आपको सवाल नहीं आएगा तो फिर हम जरा हा 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 करेंगे कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर ये एक बहुत ही बैड सीन है मेरे ख्याल से जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, और स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और मैं अब सोचता हूँ तो मुझे वो बहुत चीज़ें बुरी लगती हैं कि जो प्रोफेसर्स का वहाँ पे एटीट्यूड था जो कि बाहर से पढ़ के आए हुए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो बाहर से क्या पढ़ के आए थे कि जब उनका एटीट्यूड पाकिस्तान में आके उस तरह का है। तो आपको लगता है कि शायद एक ये रीजन हो, मैं कई दफा इस बारे में सोचती रही कि जो प्रोफेसर्स बाहर से पढ़ के आते हैं वो शायद शुरू में ऐसे ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, क्योंकि सिस्टम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत दफा हम देखा है कि जो लोग इनिशियली जब सीएसएस क्लियर कर रहे होते हैं या जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सबका यही होता है कि नहीं हमने एक चेंज लाना है, लेकिन विद इन अ ईयर आप देखते हैं कि वो सब उसी सिस्टम का पार्ट बने होते हैं। में हो भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोपोर्शन काफ़ी थोड़ी होगी। मोस्टली जो बंदा असूल परस्त होता है या जो प्रिंसिपल्स जिसके बहुत कन्विक्शन के साथ अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड करता है, तो मेरे ख्याल से वो उसी तरह का रहता है। बेशक वो जिस कैपेसिटी में भी काम कर रहा हो, उसके पास कोई पोजीशन हो ना हो, मैंने काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स भी देखे हैं। लेकिन जिनकी नेचर ही शुरू से ऐसी हो, सिर्फ़ उनको बाहर से डिग्री मिल गई हो, तो मेरे ख्याल से उनकी नेचर सारी ज़िंदगी वैसी रहती है और उन्होंने वैसे ही बिहेव करना है। सॉरी हम्म टू से, लेकिन लोग मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं जो कि इसी तरह बिहेव करते हैं। उनके उनके पास डिग्री बेशक यूके की हो, फ्रांस की हो, इटली की हो, जहाँ मर्ज़ी की हो, हम्म लेकिन एक टीचर के लिहाज से वो पैथेटिक थे, सॉरी टू से। लेकिन बिल्कुल हम्म ऐसे ही चापलूसी करके और ये वो करके बस सीट हासिल करनी। हम्म तो हम्म हम्म थोड़ी प्रोपोर्शन होगी ऐसे बंदों की जो हम्म सिस्टम की वजह से थक हार के उन्होंने हार मान ली हो। आई गेस वो ये चीज है कि बजाय इसके कि आप अपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हों, आप इस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि मैंने अपना इमेज प्रोफेसर के आगे सेट करना है, बिकॉज दिस रियली मैटर्स देयर। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लाइक अब मेरे तकरीबन 2.5 पौने 3 साल हो गए, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने प्रोफेसर को ये शो करना है कि मैं काम कर रही हूँ, लाइक ही नोस कि मैं काम कर रही हूँ। और उनको मतलब वहां पे हमारी ये मेनली हमारी ये कोशिश होती थी कि शो क्या करना है, लाइक अगर मतलब आप। वहां पे ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको है कि जी 9 to 5 लैब में है, अच्छा अच्छा लैब में है तो बस अच्छा फिर काम हो रहा है। हम्म बेशक आउटपुट को निकल रही है नहीं निकल रही, साइंटिफिक आउटपुट से उन्हें कुछ नहीं है कि भाई हम्म अच्छा बस मौजूद होना चाहिए। हम्म पाकिस्तान का तो कल्चर ये है ना। अब यहाँ पे तो जैसे रिमोट वर्किंग अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है, जिस वक्त आपका हम्म काम
आपकी लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है तो आप घर से कर लें, ऑफिस से हम्म नहीं आने का। तो हम्म लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं तो आपको इधर आना है। अगर बिल्कुल आप नहीं आएंगे तो फिर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान में आर्मी तो ये सीन है। वो आर्मी वाले ना अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं ना आपको मिल रहा तो ऐसा करें, एक दड़ा खोदें और उसको फिर से बंद कर दें। तो वो यही हिसाब है, मतलब लाइक ये मेरी अपनी पर्सनल, अगर शायद मैं किसी की बात सुन रही होती ना तो मैं कहती कि नहीं शायद बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे लाइक अब लैब्स वगैरह ओपन हो गई हैं, बट मैं अभी भी रिमोट वर्क ही कर रही हूँ। तो कभी आपको ये चीज नहीं होगी कि मेरे सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, मुझे पता है फॉर एग्जांपल आज के दिन वो आके लैब में बैठते हैं तो मैं भी जाके आज बैठी रहूं ताकि उनको लगे कि मतलब कुरुतलैंड बड़ा काम कर रही है। नंबर बनाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल वाकई ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया ना। यहाँ पे कभी किसी ने कहा है कि भाई काम करो, कि भाई हम्म वेले क्यों बैठे हो, काम करो। मतलब हम्म ये भी नहीं आज तक किसी ने कहा ना। कोई प्रेशर मिला है कि यार तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो जा रही है। हम्म ऑल्दो कि हम्म उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, मैं उसका जवाब दूंगा कि जो हम्म मैंने अपना हम्म सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैंने वो देना है। लेकिन हम्म फिर ये है कि वो उनके हाथ में है कि जब वो उसका टाइम आएगा वो देखेंगे। वो मुझे इस तरह हम्म प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई क्यों नहीं काम हो रहा, ये क्या क्या हो गया, ये क्या हो गया। और यहाँ हम्म पाकिस्तान में आप गलती कर लो तो आपको वो बेइज्जत करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप गलती करो तो वो कहते हैं कि यार गलती हो गई, बहुत अच्छी बात है, अब इससे सीखो और ये वाली गलती बस दोबारा नहीं करनी। बिल्कुल जब बिल्कुल। आई थिंक ये ना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा सा है कि ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आपके ऊपर ना वो उस तरीके से प्रेशर डाला जाता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मतलब मैं भी बस इसी बाढ़ तरीके में से जाए। तो अभी मतलब मैं अक्सर बैठ के इस चीज के बारे में सोचती हूँ कि ये जो है, ये जो चीज है स्पेशली के उस तरीके से बास परस जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो नहीं होती, उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कुछ कंट्रीज में जो है वो रिसर्च आउटपुट काफी ज्यादा है, बट जो भी एक कंट्री का कल्चर है उसके हिसाब से सब काम कर रहे हैं। और मुझे रीजन नहीं समझ आती कि क्यों ऐसा है कि सब लोग काम लगे हुए हैं उसके बावजूद भी कि कोई एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। और आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स कि उस एक्स्ट्रा प्रेशर के बगैर भी आप अच्छी आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। और मेरे ख्याल से पता नहीं, लेकिन पीएचडी मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पेपर लिखने का ही नाम होगा। मेरे ख्याल से पीएचडी एक होल जर्नी है जिसमें आपने अपने आप को जो है वो एक संवारना है, निखारना है कि आप इटसेल्फ किस तरह डेवलप हुए हैं और आपकी थिंकिंग एबिलिटी किस तरह डेवलप हुई है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह आगे कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि आप सिर्फ पेपर ही लिखते रहें। हम्म पेपर लिखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ साइंटिफिक आउटपुट तो होनी चाहिए। लेकिन हम्म फिर इटसेल्फ वो एक दूसरी तरफ चली जाती है कि आप किस तरह का पेपर लिख रहे हैं, कि आपका क्वालिटी उस पेपर की है या सिर्फ आप पेपर लिखने की खातिर ही पेपर लिख रहे हैं। और आप यहाँ पे मोस्टली ऐसे प्रोफेसर्स देखेंगे कि जिनको आप खुद कह रहे होते हैं कि हम पेपर लिखें तो वो कहते हैं कि नहीं आप ये काम करें अभी, मतलब दे डोंट केयर अबाउट, केयर मीन्स के उनको ये होता है कि आप काम करें, अच्छा काम करें, पेपर आ जाएंगे पेपर ऑटोमेटिकली। आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वो। और यहाँ पे ये लोग क्रिटिकल भी बहुत होते हैं। मैंने जो देखा है, जो मेरे प्रोफेसर है वो बहुत क्रिटिकल हैं कि वो एक एक रिजल्ट्स को देखते हैं कि यार, और स्पेशली जो अच्छा रिजल्ट हो, कि वो स्केप्टिकल हो जाते हैं कि यार ये अच्छा रिजल्ट आया तो आर यू श्योर कि ये अच्छा रिजल्ट ही है, ये कोई तुक्का तो नहीं लगा, ये कोई फ्लूक तो नहीं हुआ। तो हम्म ये चीज मैंने काफी देखी है, जो कि शायद इसी वजह से यूरोप में जो रिसर्च आउटपुट है वो इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो हम बात कर रहे थे कि अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है। हम्म लेकिन इटसेल्फ के यहाँ पे मेरे ख्याल से आप ज्यादा सीखते हो, आप यहाँ पे हम्म ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे आप हम्म ज्यादा क्यूरोसिटी ड्रिवन रिसर्च को फॉलो कर सकते हो एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जहाँ पे मेरे ख्याल से आपको प्रोफेसर काफी माइक्रो मैनेज कर रहा होता है काफी हद तक। और मेरे हम्म ख्याल से आप सिर्फ एक रोबोट बने होते हो, सिर्फ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ये चीजें करनी है, जिसमें हम्म आपकी अपनी सोच नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अपने प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली लीड कर रहे होते हो।
आपकी एक हम्म अपनी कभी कभार टीम भी बन जाती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इधर मास्टर स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी आपकी हम्म एक पीएचडी जर्नी का हिस्सा है। एग्जैक्टली एक ट्रेनिंग है बेसिकली, ये मैरी क्यूरी के तो स्पेशली कहा जाता है कि एक ट्रेनिंग है। और अगर मैंने मैरी क्यूरी के अंदर ये चीज नोटिस की है जो आप कह रहे थे ना कि एक जर्नी है, आप अपने आप को संवार रहे होते हो, कि अगर आप अपने हमारे नेटवर्क वाइड इवेंट्स जो होते रहते हैं, अगर आप अपने आप को देखें नेटवर्क वाइड इवेंट नंबर 1 में और अब, तो आपको नजर आएगा कि अब मैं अपनी रिसर्च को थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो या दैट्स आई थिंक यही पूरा जर्नी है इस चीज का। अच्छा, बस एक लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि जनरली मुझे पता है कि ये बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, बट एवरेज आप ये थोड़ा सा शेयर करें कि अगर आपने डेल्फ्ट में रहना हो तो एक सिंगल बंदे के लिए कितनी, लाइक इन यूरो इज द करेंसी आई सपोज, सो लाइक थ्रेश होल्ड क्या है कि इतने पे आपका नॉर्मल गुजारा हो जाएगा या विद इन शेयर्ड एकोमोडेशन? मेरे ख्याल से अगर आपने मिनिमम लेवल सारी चीजें मिनिमम करके रखना है और उस पे रहना है, तो बिटवीन 900 टू 1200 यूरोस आपका गुजारा हो जाएगा। आप एक हम्म सही है, रह सकते हो। हम्म और अगर आपने एक मॉडरेट लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है तो फिर आपका तकरीबन 1600 टू 1700 यूरोस में गुजारा होगा ओके, सो आई फॉर गेस सिंगल पर्सन। फॉर सिंगल पर्सन, सो आई गेस देन ये जो नेदरलैंड्स है ये इट्स ऑन मोर एक्सपेंसिव साइड बिकॉज यूरोप की जो ये दूसरी कंट्रीज ये हैं एक्सपेंसिव है, ये नेदरलैंड्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और राइट नाउ इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हुई है वेस्टर्न यूरोप में, और नेदरलैंड्स में इटसेल्फ हम्म इन्फ्लेशन सबसे टॉप पे चल रही है। हम्म तो इस वजह से ये महंगा है। बेसिकली यहाँ पे हाउसिंग महंगी है सबसे ज्यादा, जो मसला हम्म है। हम्म। लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता, जो भी वेजेस हैं यानी कि हमने जो उसके हिसाब से एवरेज, मैं। मतलब मैरी क्यूरी के अलावा जो दूसरे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनका मैनेज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो इजीली मैनेज हो जाता है, उसमें ऐसा कोई नहीं है, वो तो बल्कि दो बंदों के लिए भी मैनेज हो जाता ओके, दैट्स नाइस। सो बस मेरे जहन में एक सवाल था जो रह गया था, वो ये कि आई थिंक नेदरलैंड्स के लोग उनको डच कहते हैं या है। डच। तो हाँ, सो ये लोग जनरली कैसे हैं? काफी, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है, मिलनसार हैं या जर्मन्स की तरह थोड़ा डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं, या ये ब्रिटिश नहीं, लोगों की तरह बहुत ये polite? मेरे पोलाइट भी हैं और ये जर्मन से ज्यादा फ्रेंडली हैं। हम्म लेकिन ये है कि ये ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी हैं, मतलब कि जो इन्हें फील हो रहा होगा वो आपके मुंह पे कह देंगे। तो हम्म ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मशहूर हैं, लेकिन फ्रेंच लोगों से थोड़े से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड सेंस में नहीं है, ओके। लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फ्रेंडली और पोलाइट हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश बोलते दैट्स वेरी हैं। नाइस। दैट्स वेरी डेल्फ नाइस। में भी, डेल्फ में भी। मेरे ख्याल से जहां भी तक मैं अभी गया हूँ पूरे नेदरलैंड्स में, इंग्लिश मुझे कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं फील हुआ, कंपेयर टू अगर मैं फ्रांस से कंपेयर करूं कि जहाँ पे मैं खुद रहा हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पे उस किस्म का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और डेल्फ में तो सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि स्टूडेंट्स काफी रहते हैं, हम्म इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो हम्म डेल्फ में तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। फिर तो अच्छी चीज है, और आई थिंक मतलब इनकी इकोनॉमी भी आई थिंक बेहतर है बाकी, राइट? सो दैट्स गुड। आई गेस हमने तमाम चीजें मोर और लेस कवर की हैं। बाकी अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और फिर जिशान से हम कहेंगे कि वो उन्हें जब भी जी अपने जी फ्री बिल्कुल। टाइम हो तो उन्हें रिप्लाई करें। और अगर आप किसी और चीज के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम तब दोबारा जिशान को इनवाइट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जिशान आपके टाइम का, और वी विश यू ऑल द बेस्ट आपकी पीएचडी की जर्नी के लिए। Yeah, thank you for joining in. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कुरत फॉर इनवाइटिंग मी। और नेदरलैंड से रिलेटेड जो भी जिस किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकती हैं, और अगर एक सेशन दोबारा रखना पड़ा तो उसमें भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी।
तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। Sure. Thank you.